नमस्ते। आराम से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम अपनी छात दुनिया के बिल्कुल अंतिम छोर की यात्रा पर निकल रहे हैं। क्या आपने कभी रात के आसमान को देखकर सोचा है कि उस आखिरी दिख रहे तारे के पार क्या है? हमारी ब्रह्मांड के इवेंट होराइजन के पीछे क्या छिपा है? हम में से ज्यादातर लोग एक अनंत खालीपन की कल्पना करते हैं, या शायद उसी चीज का निरंतर विस्तार, गैलेक्सियां, तारे, नेबुला, धुंधले बादल, जो अनंत तक समान रूप से फैले हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जिस जगह पर सब कुछ एक जैसा, होमोजीनियस और अनुमानित, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, वहां ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ कोने में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोजा है, कुछ इतना विशाल, जिसका अस्तित्व ब्रह्मांड की संरचना के बारे में हमारी सभी मौलिक धारणाओं को तोड़ता है। यह एक ऐसी संरचना है जिसे हमारे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों के अनुसार तो मौजूद ही नहीं होना चाहिए। आज का स्लीप लेक्चर इसी ब्रह्मांडीय दानव, कॉस्मिक मॉन्स्टर पर केंद्रित है। हम पृथ्वी से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर की यात्रा करेंगे, ताकि हेरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल नामक उस विसंगति, एनोमली को देख सके, जिसने दुनिया भर के खगोल भौतिकविदों को ब्रह्मांड विज्ञान के मूल सिद्धांतों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि यह अविश्वसनीय खोज कैसे की गई। यह ब्रह्मांड के बारे में हमारी हर जानकारी पर सवाल क्यों उठाती है, और कौन से काल्पनिक सिद्धांत इसकी प्रकृति को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहानी है कि कैसे अंतरिक्ष की गहराई में एक नजर सब कुछ बदल सकती है। ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय संरचना की ओर बढ़ने से पहले आइए अपनी यात्रा का नक्शा तैयार करें। हमें यह समझना होगा कि आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के अनुसार हम किस दुनिया में रहते हैं। ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए, यह विशाल है, लगभग अकथनीय। लेकिन वैज्ञानिकों के पास एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो उन्हें इसमें मार्गदर्शन करने में मदद करता है। इसे कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल कहा जाता है। सुनने में यह जटिल लगता है, लेकिन इसका सार बहुत सीधा है। ऑसम यह सिद्धांत कहता है कि यदि आप ब्रह्मांड को पर्याप्त बड़े पैमाने पर देखें, तो यह हर दिशा में और हर बिंदु पर लगभग एक जैसा दिखाई देगा। यानी यह समरूप, होमोजीनियस और समदैशिक, आइसोट्रॉपिक है। इसका कोई विशेष केंद्र या कोई विशिष्ट किनारा नहीं है। आप खरबों प्रकाश वर्ष तक कहीं भी चले जाइए, सामान्य तस्वीर वही रहेगी, गैलेक्सियों के समूह जो विशाल खाली स्थानों से अलग हैं। एक स्पॉन्ज की कल्पना कीजिए। नजदीक से आपको दीवारों और छेदों की एक जटिल संरचना दिखाई देती है, लेकिन दूर से यह एक समान सामग्री जैसा लगता है। वैज्ञानिकों ने बड़े पैमाने पर हमारे ब्रह्मांड को ठीक ऐसा ही समझा था। यह विचार बिग बैंग थ्योरी सहित हमारी लगभग सभी ब्रह्मांडीय मॉडलों का आधार है, और लंबे समय तक सभी अवलोकनों ने इस सिद्धांत की पुष्टि की। खगोलविदों को कॉस्मिक वेब, ब्रह्मांडीय जाल बनाने वाली विशाल संरचनाएं जैसे गैलेक्सी सुपरक्लस्टर मिले, लेकिन यह माना जाता था कि उनके आकार की एक सीमा है। गणना के अनुसार यह सीमा लगभग 1.2 अरब 1.2 बिलियन प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड के 13.8 अरब 13.8 बिलियन वर्षों के अस्तित्व में इससे बड़ी कोई भी संरचना बन ही नहीं सकती थी। यह एक अटूट नियम था, एक ऐसी सीमा जिसके पार वैज्ञानिक विचार कभी नहीं गए थे। और इसी पृष्ठभूमि में, एक ऐसी दुनिया में जहां व्यवस्था और समरूपता का राज्य है, हमारे मुख्य पात्र का उदय होता है। एक ऐसी संरचना जिसका अस्तित्व इस सीमा का मजाक उड़ाता है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की हमारी यात्रा अंधेरे में झांकने वाले ताकतवर दूरबीनों से नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे भयंकर और सबसे चमकीली घटनाओं, गामा किरण विस्फोटों, गामा रे बर्स्ट्स से शुरू होती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे विशालकाय तारे की जो हमारे सूर्य से कई गुना बड़ा है और जिसका ईंधन अब खत्म हो चुका है। वह अपनी ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नीचे ढह जाता है, और उसी क्षण एक अकल्पनीय शक्ति का विस्फोट होता है।
महज कुछ ही सेकंड्स में ये उतनी ऊर्जा मुक्त कर देता है जितनी हमारा सूर्य अपने 10 अरब वर्षों के जीवन काल में उत्पन्न करेगा। गामा विकिरण, गैमा रेडिएशन की यह चकाचौंध भरी किरण अंतरिक्ष को भेदती हुई अरबों वर्षों का सफर तय करती है, ताकि अंततः पृथ्वी पर हमारे संसूचकों डिटेक्टर्स तक पहुंच सके। ये घटनाएं, जिन्हें गामा किरण विस्फोट कहा जाता है, मानव को ज्ञात सबसे चमकीले विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक परिघटनाएं हैं। ये इतनी शक्तिशाली है कि हम इन्हें ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ कोनों से भी देख सकते हैं। खगोलविदों के लिए ये एक प्रकार के ब्रह्मांडीय दीप स्तंभ, कॉस्मिक बीकन्स का काम करते हैं। इनका अध्ययन करके हम अतीत में झांक सकते हैं और देख सकते हैं कि ब्रह्मांड तब कैसा था जब वह बहुत छोटा था। 2000 के शुरुआती वर्षों में नासा के स्विफ्ट स्विफ्ट उपग्रह और इटालियन डच उपग्रह बेपोएसएक्स पेपोएसएक्स जैसी कई अंतरिक्ष वेधशालाएं, स्पेस ऑब्जर्वेटोरीज लगातार आकाश की जांच कर रही थी और इन दूरस्थ चमक को रिकॉर्ड कर रही थी। उनका मुख्य उद्देश्य इन विस्फोटों, उनके कारणों और परिणामों का अध्ययन करना था। लेकिन बुडापेस्ट में राष्ट्रीय लोक सेवा विश्वविद्यालय, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक सर्विस के इस्टवान होर्वात के नेतृत्व में खगोलविदों के एक समूह ने इस डेटा का उपयोग पूरी तरह से एक अलग उद्देश्य के लिए करने का फैसला किया। उनका विचार सरल मगर असाधारण था। यदि गामा किरण विस्फोट विशाल तारों के मरने पर होते हैं और ये विशाल तारे आकाश गंगाओं गैलेक्सीज में जन्म लेते हैं, तो गामा किरण विस्फोटों के वितरण का मानचित्रण करके ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ भागों में पदार्थ, मैटर के वितरण का नक्शा बनाया जा सकता है। वे ब्रह्मांडीय नक्शाकारों की तरह डेटा इकट्ठा करने लगे, आकाश के त्रिआयामी थ्री डिमेंशनल मानचित्र पर हर विस्फोट को अंकित करते जा रहे थे। प्रत्येक गामा किरण विस्फोट एक बिंदु था जो दूर की आकाशगंगा की उपस्थिति का संकेत दे रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि परिणाम कॉस्मोलॉजिकल सिद्धांत, ब्रह्मांडीय सिद्धांत के अनुरूप होंगे, यानी बिंदुओं का पूरे आकाश में एक समान, यादृच्छिक, रैंडम वितरण होगा। लेकिन जैसे जैसे डेटा जमा होता गया, उन्होंने कुछ अजीब देखना शुरू कर दिया। आकाश के एक विशेष क्षेत्र में हरक्यूलिस और कोरोना बोरेलिस नक्षत्रों की दिशा में ये बिंदु सघन डेंस होने लगे। यह किसी संयोग जैसा नहीं लग रहा था। ये विस्फोट आकाश के एक अविश्वसनीय रूप से बड़े हिस्से में फैली हुई एक विशाल छाप एआकी के रूप में पंक्तिबद्ध हो रहे थे। शुरू में वे बहुत संशयी थे। उन्हें लगा, हो सकता है कि यह डेटा में कोई त्रुटि हो या उपकरणों की कोई व्यवस्थित सिस्टमैटिक कमी हो। उन्होंने गणनाओं की दोबारा जांच की, दूरबीनों के काम का विश्लेषण किया और इस विसंगति एनोमली के किसी भी संभावित तकनीकी कारण की तलाश की। लेकिन उन्होंने जितना अधिक डेटा का विश्लेषण किया, तस्वीर उतनी ही स्पष्ट होती गई। विसंगति गायब नहीं हुई, इसके विपरीत यह सांख्यिकीय रूप से स्टैटिस्टिकली और अधिक महत्वपूर्ण होती गई। वहां हमसे लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर युवा ब्रह्मांड में पदार्थ का एक विशालकाय जमावड़ा मौजूद था, जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। यह उस खोज का पहला अग्रदूत था जो आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी की नींव को हिला देगा और हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करेगा कि हम वास्तव में अपने ब्रह्मांड को कितना जानते हैं। तो इस्तवान होर्वात की टीम ने गामा किरण विस्फोटों, गामा रे बर्स्ट्स के अपने नक्शे पर आखिर क्या खोजा। कल्पना कीजिए कि आप रात के आकाश की ओर देख रहे हैं। यह हमें एक गोले स्फीयर जैसा दिखता है, लेकिन असल में यह त्रिआयामी अंतरिक्ष थ्री डिमेंशनल स्पेस और इससे भी जरूरी अतीत पास्ट में झांकने की एक खिड़की है। दूर की वस्तुओं से आने वाला प्रकाश हम तक पहुंचने में अरबों साल लगाता है। जिस क्षेत्र ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा, वही आकाश के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था। शुरुआत में यह सिर्फ 14 गामा किरण विस्फोटों का एक समूह था, जो हमसे लगभग समान दूरी पर स्थित थे, 9 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर, और एक ही क्षेत्र में इकट्ठा थे। सांख्यिकीय विश्लेषण
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से पता चला कि इस तरह के आकस्मिक जमावड़े एक्सीडेंटल क्लस्टर की संभावना बेहद कम थी, 1% के 100वें हिस्से से भी कम। यह बात अपने आप में ही काफी दिलचस्प थी, लेकिन मानक ब्रह्मांड विज्ञान स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजी के लिए यह सचमुच में कितनी बड़ी चुनौती थी, यह तब साफ हुआ जब वैज्ञानिकों ने इस संरचना के आकार का अनुमान लगाया। यह लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष लंबी थी। आइए एक पल के लिए रुकें और इस संख्या को समझने की कोशिश करें। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे का व्यास डायमीटर लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। हमारी सबसे नजदीकी बड़ी आकाशगंगा एंड्रोमेडा की दूरी 2.5 मिलियन 25 लाख प्रकाश वर्ष है। इससे पहले हमें जिस सबसे बड़ी संरचना के बारे में पता था वह थी स्लोन ग्रेट वॉल, जिसकी लंबाई लगभग 1.4 अरब प्रकाश वर्ष थी और उसे पहले ही एक महाकाय जायंट माना जाता था, जबकि यह नई संरचना उससे लगभग 7 गुना बड़ी थी। यह इतनी विशाल है कि इसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार करने में प्रकाश को भी 10 अरब साल लगेंगे। ये संख्या स्वयं ब्रह्मांड की आयु 13.8 अरब वर्ष के लगभग बराबर है। अगर आप प्रकाश की गति से यात्रा कर पाते और आपने बिग बैंग के ठीक बाद इस संरचना के एक छोर से अपनी यात्रा शुरू की होती, तो भी आप अब तक दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाए होते। यह संरचना पूरे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के व्यास के 10% से अधिक हिस्से पर कब्जा करती है। एक विश्व मानचित्र की कल्पना कीजिए। अब उस पर एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जो पृथ्वी की पूरी सतह का 10वां हिस्सा घेरता हो। यह सिर्फ एक देश नहीं है, यह एक पूरा महाद्वीप कॉन्टिनेंट है, जिसके अस्तित्व के बारे में किसी को अंदाजा तक नहीं था। वैज्ञानिकों ने अपनी इस खोज को हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल नाम दिया, उन नक्षत्रों कॉन्स्टलेशंस के नाम पर जिनकी दिशा में यह देखी जाती है। यह शाब्दिक अर्थों में कोई ठोस दीवार नहीं है, बल्कि यह कॉस्मिक वेब में एक विशाल धागे फिलामेंट के समान है। यह आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर्स, गैस और संभवतः डार्क मैटर का एक गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ ग्रेविटेशनली बाउंड परिसर है। हमें इसकी केवल सबसे चमकीली जगह दिखाई देती है, वे आकाशगंगाएं जहां गामा किरण विस्फोट हुए। लेकिन ये बिंदु एक आइसबर्ग की चोटी की तरह अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपी हुई किसी और भी ज्यादा विशाल और फैली हुई चीज के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। इस संरचना की खोज कुछ ऐसी थी जैसे पुराने नक्शानवीस कार्टोग्राफर्स जो अपने नक्शे के किनारों पर ड्रैगन बनाते थे, अचानक उन किनारों के पार एक पूरी नई दुनिया खोज ले जो भूगोल की उनकी किसी भी कल्पना में फिट नहीं बैठती थी। यह ब्रह्मांड के नक्शे पर सिर्फ एक नया विवरण नहीं था, ये एक ऐसा विवरण था जिसने नक्शे को ही फेंक देने और उसे सिरे से फिर से बनाना शुरू करने के लिए मजबूर किया। यह सवाल पूछते हुए कि ब्रह्मांड के अनजाने महासागरों में और कौन से अकल्पनीय दैत्य मॉन्स्टर्स छिपे हो सकते हैं। हरक्यूलिस कोरोना बोरियलिस महान दीवार हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल का अस्तित्व विज्ञान के लिए इतनी बड़ी चुनौती क्यों है? इसे समझने के लिए हमें उस कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल पर वापस जाना होगा जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। यह समरूपता और आइसोट्रोपी होमोजेनिटी एंड आइसोट्रोपाई का सिद्धांत सिर्फ एक सुंदर दार्शनिक विचार नहीं है, यह आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की पूरी इमारत की नींव है। ये आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के समीकरणों में समाहित है जो ब्रह्मांड के विकास की व्याख्या करते हैं। इन समीकरणों और बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत अत्यधिक गर्म और घनी अवस्था में हुई थी। विस्फोट के पहले ही क्षणों में इसमें सूक्ष्म क्वांटम उतार चढ़ाव क्वांटम फ्लक्चुएशंस थे, यानी घनत्व में बहुत छोटे अंतर। समय के साथ जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता और ठंडा होता गया, गुरुत्वाकर्षण ने इन उतार चढ़ावों को बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां घनत्व थोड़ा ज्यादा था, वहां पदार्थ खिंचना शुरू हुआ,
जिससे भविष्य की आकाशगंगाओं और समूहों के बीच बने। और जहां घनत्व थोड़ा कम था, वहां खाली जगह यानी वॉइड्स बन गए। इस प्रक्रिया की तुलना उस तरह की जा सकती है जैसे भाप से ढके शीशे पर पानी की बूंदें मिलकर बड़ी बूंदें और नाली बनाती हैं। इस मॉडल पर आधारित कंप्यूटर सिमुलेशंस ब्रह्मांड की उस तस्वीर को बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं जिसे हम देखते हैं, एक कॉस्मिक वेब जिसमें धागे और दीवारें हैं जो विशाल शून्य को घेरे हुए हैं। लेकिन इन सिमुलेशन में एक महत्वपूर्ण सीमा है। इन संरचनाओं के बढ़ने की गति प्रकाश की गति और ब्रह्मांड के विस्तार की गति से सीमित है। 13.8 अरब वर्षों में भौतिक रूप से इतना समय ही नहीं मिला कि 1 अरब 20 करोड़ प्रकाश वर्ष 1.2 बिलियन लाइट ईयर्स से बड़ी कोई संरचना बन सके। इतनी विशाल संरचना के एक छोर से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की जानकारी दूसरे छोर तक पहुंचकर उसे एक साथ इकट्ठा करने में सफल ही नहीं हो पाती। इसे महानता की समाप्ति एंड ऑफ ग्रेटनेस नामक सैद्धांतिक सीमा कहा गया। माना जाता था कि इस सीमा से बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड चिकना और समरूप हो जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे दूर से दिखाई देने वाला स्पंज का टुकड़ा। अब कल्पना कीजिए कि हराक्यूलिस कोरोना बोरियलिस महान दीवार, जिसका आकार 10 अरब प्रकाश वर्ष है, इस खूबसूरत तस्वीर में आकर टकराती है। यह सैद्धांतिक रूप से अनुमेय अधिकतम आकार से 7 से 8 गुना बड़ी है। यह ऐसा ही है जैसे हमें पृथ्वी पर 10 किलोमीटर ऊंचा पेड़ या 10 लाख टन वजन का कोई जानवर मिल जाए। यह महज एक विसंगति नहीं है, यह एक मौलिक सिद्धांत का सीधा और घोर उल्लंघन है। इसके अस्तित्व का मतलब है कि या तो बिग बैंग के बाद संरचनाएं कैसे बनी, इस बारे में हमारी समझ पूरी तरह गलत है, या फिर बिग बैंग सिद्धांत और कॉस्मोलॉजिकल सिद्धांत दोनों में ही गंभीर सुधार की आवश्यकता है। यह आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के लिए एक खुली चुनौती है। अगर यह दीवार सचमुच मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं सक्रिय थीं या हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में पदार्थ का वितरण उतना एक समान न रहा हो जितना हम सोचते थे, या शायद कुछ ऐसे अजीब तंत्र मौजूद थे जिन्होंने संरचनाओं को बहुत तेजी से बढ़ने दिया। ये हमारे गुरुत्वाकर्षण की समझ से लेकर ब्रह्मांड के जन्म के बाद के पहले सेकंडों तक सब कुछ सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। महान दीवार महज एक वस्तु नहीं है, यह ब्रह्मांड द्वारा स्वयं से पूछा गया एक प्रश्न है, और इसका उत्तर दुनिया के बारे में हमारे पूरे दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल सकता है। इस तरह की चौंकाने वाली खोज सामने आने पर वैज्ञानिक समुदाय की स्वाभाविक प्रतिक्रिया अत्यधिक संशय और संदेह की थी। विज्ञान में असाधारण दावों को साबित करने के लिए असाधारण प्रमाण की आवश्यकता होती है। 10 अरब प्रकाश वर्ष जितनी विशाल संरचना का अस्तित्व वास्तव में है, यह विचार इतना क्रांतिकारी था कि पहली प्राथमिकता थी सभी संभावित त्रुटियों और कम रहस्यमय वैकल्पिक स्पष्टीकरणों को खारिज करना। संदेह का मुख्य कारण था इसे खोजने का तरीका या विधि। याद दिला दें, यह दीवार सीधे आकाशगंगाओं को देखकर नहीं, बल्कि गामा किरण विस्फोटों जीआरबी के वितरण के आधार पर पाई गई थी। गामा किरण विस्फोट दुर्लभ और आकस्मिक घटनाएं होती है। हम केवल उन्हीं विस्फोटों को देख पाते हैं जो हमारी दृष्टि की रेखा पर मौजूद आकाश गंगाओं में हुए हों और जिनके रिलेटिविस्टिक जेट ठीक पृथ्वी की ओर लक्षित हो। इसका मतलब है कि हम सभी विस्फोटों का केवल एक बहुत छोटा अंश ही देख पाते हैं। आलोचकों का तर्क था कि यह देखा गया समूह महज एक सांख्यिकीय विसंगति हो सकता है, यानी किस्मत का एक खेल। हो सकता है कि हमें बस एक ही दिशा में कुछ विस्फोट देखने का सौभाग्य मिला हो, जबकि आकाश के अन्य हिस्सों में उतने ही विस्फोट हुए थे, लेकिन उनके जेट हमारे पास से गुजर गए। ये कुछ ऐसा है जैसे आप अंतरिक्ष से रात के समय किसी शहर को देखें और कुछ तेज रोशनी वाले प्रोजेक्टरों को एक साथ समूहित देखें। आप शायद अनुमान लगाए कि वहां एक विशाल स्टेडियम है, लेकिन वे बस बेतरतीब ढंग से लगाए गए कुछ विज्ञापन बोर्ड भी हो सकते हैं।
संशयवादियों का एक अन्य महत्वपूर्ण तर्क प्रेक्षणों यानी अवलोकनों में संभावित व्यवस्थित त्रुटि से संबंधित था। हमारे उपकरण त्रुटि रहित नहीं है। गामा किरण विस्फोटों को दर्ज करने वाले अंतरिक्ष दूरबीनों की संवेदनशीलता आकाश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग होती है। संभव है कि हेराक्युलिस और कोरोना बोरेलिस तारामंडल की दिशा में स्विफ्ट स्विफ्ट टेलीस्कोप किसी कारण से अधिक संवेदनशील रहा हो, या वह किसी पृष्ठभूमि के शोर बैकग्राउंड नॉइज से प्रभावित हो रहा हो, जिसके कारण दर्ज की गई घटनाओं की संख्या में झूठा उछाल आया हो। खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने निश्चित रूप से इन सभी कारकों को ध्यान में रखा था और उन्होंने यह साबित करने के लिए जटिल सांख्यिकीय परीक्षण किए कि उनका परिणाम कोई संयोग या त्रुटि नहीं है। उन्होंने आकाश को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया, वितरणों की तुलना की और दर्शाया कि विस्फोटों की देखी गई एकाग्रता सांख्यिकीय रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन विवाद शांत नहीं हुए। कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहां तक सुझाव दिया कि पदार्थ के वितरण के अच्छे संकेतक होने के गामा किरण विस्फोटों के गुण को ही शायद बढ़ा चढ़ाकर आंका गया है। हो सकता है कि इन शक्तिशाली विस्फोटों के उत्पन्न होने की स्थितियां कुछ विशेष प्रकार की आकाशगंगाओं में या किसी विशिष्ट रासायनिक संरचना वाले क्षेत्रों में अधिक सामान्य हों, और यही न कि पदार्थ का कुल घनत्व संरचना का भ्रम पैदा कर रहा हो। यह वैज्ञानिक विवाद आज भी जारी है। हराक्युलिस कोरोना बोरेलिस की विशाल दीवार एक तरह की वैज्ञानिक अनिश्चितता की स्थिति में है। एक ओर इसके अस्तित्व की ओर इशारा करने वाले ठोस डेटा हैं। दूसरी ओर पहचान का तरीका 100% विश्वसनीय नहीं है और कई वैज्ञानिक इंतजार कर रहे हैं। वे अन्य प्रेक्षण विधियों के माध्यम से इसकी पुष्टि की मांग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, केवल विस्फोटों के बजाय स्वयं आकाशगंगाओं की खोज में आकाश के इस हिस्से का गहन स्कैनिंग करना। यह विज्ञान में एक सामान्य प्रक्रिया है। पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखने से पहले यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि आपके सामने कोई मृगतृष्णा नहीं है। लेकिन यह सच है कि इसी तरह की विवादास्पद और अस्पष्ट खोजें ही विज्ञान को आगे बढ़ाती है, नए तरीकों की तलाश करने और नए सिद्धांत बनाने के लिए प्रेरित करती है। मान लीजिए एक पल के लिए कि संदेहवादी गलत है और हर्क्युलिस कोरोना बोरियालिस महादीवार वास्तव में मौजूद है, तो फिर इस ब्रह्मांडीय विशालकाय संरचना को किसने बनाया होगा? आरंभिक ब्रह्मांड में कौन सी असाधारण शक्तियां सक्रिय थीं, जिन्होंने इतने विशाल पदार्थ को एक साथ इकट्ठा कर दिया, जो हमारे सभी ज्ञात नियमों का उल्लंघन करता प्रतीत होता है? सबसे दिलचस्प और चर्चा में रही परिकल्पनाओं में से एक है ब्रह्मांडीय तंतु या कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का सिद्धांत। यह क्या है? इसे समझने के लिए हमें बिग बैंग के ठीक बाद के शुरुआती क्षणों में वापस जाना होगा। ब्रह्मांड उस समय अविश्वसनीय रूप से गर्म और सघन था और भौतिकविदों के अनुसार यह उच्च समरूपता की स्थिति में था। जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ और यह ठंडा होता गया, तथाकथित चरण परिवर्तन यानी फेज ट्रांजिशंस हुए। यह ठीक वैसा ही है जैसे जमने पर पानी बर्फ में बदल जाता है। जब पानी जमता है तो बर्फ के क्रिस्टल विभिन्न बिंदुओं से और अलग-अलग दिशाओं में विकसित होना शुरू हो जाते हैं। जब ये बढ़ते हुए क्रिस्टल आपस में मिलते हैं, तो उनकी सीमाओं पर कमियां, डिफेक्ट्स पैदा होती हैं, ठीक जैसे बर्फ की संरचना में दरारें पड़ जाती हैं। सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि आरंभिक ब्रह्मांड में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। जैसे जैसे यह ठंडा हुआ, अंतरिक्ष समय स्पेस टाइम में फैले विभिन्न क्षेत्र अपनी न्यूनतम ऊर्जा की अवस्थाओं में जम गए, और यदि ये क्षेत्र अंतरिक्ष के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरह से जमे, तो उनकी सीमाओं पर डिफेक्ट्स उत्पन्न हो सकते थे। ये डिफेक्ट्स सामान्य अर्थों में दरारें नहीं हैं, बल्कि ये असाधारण एक्सोटिक वस्तुएं हैं। चरण परिवर्तन के प्रकार के आधार पर बिंदु डिफेक्ट्स जैसे मैग्नेटिक मोनोपोल, द्विआयामी डिफेक्ट्स, डोमेन वॉल, और हमारे लिए सबसे दिलचस्प एक आयामी डिफेक्ट्स यानी ब्रह्मांडीय तंतु कॉस्मिक स्ट्रिंग्स उत्पन्न हो सकते थे। और समझिए, ब्रह्मांडीय तंतु एक काल्पनिक अविश्वसनीय रूप से पतली ऊर्जा की रेखा है
जिसमें जबरदस्त द्रव्यमान और तनाव होता है। यह पूरे देखने योग्य ब्रह्मांड तक विशाल दूरियों तक फैली हो सकती है। यह एक प्रोटॉन से भी महीन होती है, लेकिन ऐसे एक तंतु का मात्र 1 सेंटीमीटर माउंट एवरेस्ट जितना भारी हो सकता है। यदि ये तंतु मौजूद है, तो इनका निर्माण बिग बैंग के ठीक बाद के पहले सेकंड में हुआ होगा और ये आज तक बचे रहे होंगे। इनका हमारी महादीवार से क्या संबंध है? संबंध बिल्कुल सीधा है। ब्रह्मांडीय तंतुओं में जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण होता है। वे एक प्रकार के गुरुत्वाकर्षण बीज ग्रेविटेशनल सीड्स के रूप में कार्य कर सकते थे। आरंभिक ब्रह्मांड से गुजरते हुए ऐसा एक तंतु अपने आसपास के पदार्थ, गैस, धूल और डार्क मैटर को अपनी ओर खींचता, जिससे वे इसके रास्ते के साथ साथ घनीभूत होते जाते। अरबों वर्षों में इस तरह के आदिम तंतु के किनारे किनारे आकाशगंगाओं और उनके समूहों की एक विशाल श्रृंखला बन सकती थी, जिसका आकार मानक मॉडल द्वारा अनुमेय सीमा से कहीं अधिक होता। इस प्रकार हर्क्युलिस कोरोना, बोरियालिस महादीवार इन प्राचीन ब्रह्मांडीय अवशेषों में से एक की परछाई मात्र हो सकती है। हम स्वयं तंतु को नहीं देख सकते, लेकिन हम इसके गुरुत्वाकर्षण संबंधी परिणाम को देखते हैं। आकाशगंगाओं का वह विशाल जमावड़ा, जिसे इसने अपने चारों ओर इकट्ठा किया है। यह सिद्धांत बहुत ही सुरुचिपूर्ण, एलिगेंट है, क्योंकि यह न केवल दीवार के विशाल आकार, बल्कि इसकी लंबी धागे जैसी आकृति की भी व्याख्या करता है। इसके अलावा ब्रह्मांडीय तंतुओं के अस्तित्व की भविष्यवाणी स्ट्रिंग थ्योरी के कुछ संस्करणों और अन्य ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरीज द्वारा की जाती है, जो प्रकृति की सभी मूलभूत शक्तियों को एक करने का प्रयास करते हैं। इनके अस्तित्व की पुष्टि खोजना भौतिकी में एक बहुत बड़ी सफलता होगी। फिलहाल ब्रह्मांडीय तंतु केवल काल्पनिक वस्तु बने हुए हैं। उनकी खोज लगातार जारी है। उदाहरण के लिए ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण का विश्लेषण करके या विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण लेंस की तलाश करके, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि अगर यह महादीवार वास्तविक है, तो यह इस बात का पहला और सबसे पुख्ता सबूत बन सकती है कि अंतरिक्ष समय के ताने बाने के ये असाधारण धागे वास्तव में मौजूद हैं। अगर आपको कॉस्मिक स्ट्रिंग्स की परिकल्पना बहुत ज्यादा अजीब लगती है, तो तैयार हो जाइए कुछ और भी ज्यादा चौंकाने वाले विचारों के लिए। क्या होगा अगर हरक्यूलिस कोरोना बोरियलिस की महान दीवार महज हमारे ब्रह्मांड के भीतर की कोई संरचना नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि इसके परे भी कुछ बहुत बड़ा मौजूद है? क्या हो अगर यह किसी दूसरे संसार के साथ हुई टक्कर या अंतःक्रिया से बना कोई निशान या घाव हो? यह विचार हमें आधुनिक भौतिकी की सबसे दिमाग चकरा देने वाली अवधारणा मल्टीवर्स थ्योरी के दायरे में ले जाता है। ये धारणा कि हमारा ब्रह्मांड इकलौता नहीं है, बल्कि अनगिनत अन्य ब्रह्मांडों में से सिर्फ एक है, जो एक विशाल मल्टीवर्स का निर्माण करते हैं। इस पर भौतिकविदों और दार्शनिकों के बीच लंबे समय से चर्चा हो रही है। इस सिद्धांत के कई संस्करण हैं। उदाहरण के लिए, शाश्वत इन्फ्लेशन का सिद्धांत मानता है कि हमारे संसार को जन्म देने वाला बिग बैंग कोई इकलौती घटना नहीं थी। शुरुआती पलों में हुई कॉस्मिक इन्फ्लेशन, यानी अति तीव्र फैलाव की अवधि निरंतर चलती रहती है, जो बार बार नए बुलबुला ब्रह्मांडों को जन्म देती है। हर बुलबुले के अपने भौतिकी के नियम हो सकते हैं। ये बुलबुला ब्रह्मांड एक दूसरे के अस्तित्व से अनजान रहते हुए फैल सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर अतीत में कभी ऐसे दो बुलबुले आपस में टकरा गए हों या बहुत नजदीक से गुजरे हों? ऐसी घटना के निशान मिटते नहीं। पड़ोसी ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल प्रभाव ने हमारे ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली छाप छोड़ी होगी, जिससे पदार्थ के घनत्व में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई होगी। हरक्यूलिस कोरोना बोरियलिस की महान दीवार अरबों साल पहले हुए किसी कॉस्मिक दुर्घटना का ऐसा ही चोट का निशान हो सकती है। यह पदार्थ का विशाल समूह उस गुरुत्वाकर्षण गड़बड़ी की रेखा के साथ बन गया होगा, जिसे गुजरते हुए किसी ब्रह्मांड ने पीछे छोड़ दिया था। इंटा इस विचार का एक और संस्करण स्ट्रिंग थ्योरी और उसके विस्तार एम थ्योरी से आता है। इस मॉडल में
हमारे त्रिआयामी ब्रह्मांड को एक मेम्ब्रेन या ब्रेन के रूप में देखा जाता है, जो हाइपरस्पेस नामक बहुआयामी स्थान में तैर रही है। इस हाइपरस्पेस में अन्य ब्रेन यानी समानांतर ब्रह्मांड भी हो सकते हैं। आमतौर पर वे एक दूसरे के साथ कोई अंतःक्रिया नहीं करते, लेकिन यह सिद्धांत उनके टकराने की संभावना को खारिज नहीं करता। ऐसी टक्कर एक प्रलयकारी घटना होगी, जो संभवतः एक नए बिग बैंग को जन्म दे सकती है। लेकिन अगर ये ब्रेन सिर्फ पास से गुजरे हों, तो भी उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक निशान छोड़ सकता था। महान दीवार वह जगह हो सकती है जहां हमारा ब्रेन ब्रह्मांड किसी दूसरे ब्रेन द्वारा गुरुत्वाकर्षण रूप से दबा या विकृत किया गया था। जाहिर है, यह सब वैज्ञानिक कल्पना, साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हमारे पास दूसरे ब्रह्मांडों के अस्तित्व का कोई सीधा प्रमाण नहीं है। ये विचार सैद्धांतिक भौतिकी के अंतिम छोर पर है और अत्यधिक अनुमान, स्पेक्युलेटिव पर आधारित है। इन्हें प्रयोगों से साबित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है, अगर यह संभव भी हो तो। हालांकि ये विचार आकर्षक इसलिए है क्योंकि ये उन घटनाओं की संभावित व्याख्या पेश करते हैं जो दुनिया की मानक तस्वीर में फिट नहीं बैठती। यदि हम ब्रह्मांड में ऐसी संरचना देखते हैं जो आंतरिक कारणों से नहीं बन सकती थी, तो बाहरी प्रभाव की कल्पना करना तार्किक है। और एक पूरे दूसरे ब्रह्मांड से ज्यादा शक्तिशाली बाहरी प्रभाव क्या हो सकता है? इस प्रकार गामा किरणों के दूर स्थित इस समूह को देखकर हो सकता है कि हम मल्टीवर्स के अस्तित्व के पहले अप्रत्यक्ष प्रमाण को देख रहे हों। ये एक ऐसा विचार है जो एक ही समय में डराता भी है और मंत्रमुग्ध भी करता है। इसका मतलब है कि हमारी दुनिया उससे कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल हो सकती है, जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। आइए सबसे साहसी सिद्धांतों से थोड़ा पीछे हटते हैं और ये देखते हैं कि ग्रेट वॉल ब्रह्मांड की उस मौजूदा तस्वीर में कैसे फिट बैठती है जो हमारे पास पहले से है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हम जानते हैं कि जो पदार्थ हमें दिखाई देता है, जैसे तारे, गैस और धूल, वह ब्रह्मांड की कुल द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी, का केवल 5% हिस्सा है। लगभग 27% हिस्सा रहस्यमय अंधेरे पदार्थ, डार्क मैटर का है और 68% हिस्सा उससे भी अधिक रहस्यमयी अंधेरी ऊर्जा, डार्क एनर्जी का। संभव है कि इस विशालकाय संरचना का रहस्य इन्हीं अंधेरे घटकों में छिपा हो। अंधेरा पदार्थ एक अदृश्य तत्व है जो न तो प्रकाश उत्सर्जित करता है और न ही अवशोषित, लेकिन यह अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। यह माना जाता है कि ब्रह्मांड की बड़ी संरचनाओं का मुख्य शिल्पकार यही अंधेरा पदार्थ है। शुरुआती ब्रह्मांड में अंधेरे पदार्थ के घने जमाव ने गुरुत्वाकर्षण के ऐसे गहरे गड्ढे, ग्रेविटेशनल वेल्स बनाए, जिनमें बाद में सामान्य यानी बैरियोनिक पदार्थ बहकर जमा हुआ। इसी से आकाशगंगाएं, गैलेक्सीज और उनके समूह, क्लस्टर्स बने। जो कॉस्मिक वेब हम देखते हैं, वह अनिवार्य रूप से अंधेरे पदार्थ की अदृश्य नींव पर खड़ी दिहा एक दृश्यमान ढांचा मात्र है। तो क्या होगा अगर हेराक्युलस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल अंधेरे पदार्थ के इस जाले में मौजूद एक असाधारण रूप से बड्ढा और सघन डेंस धागा या तंतु हो? संभव है कि किसी कारणवश अंतरिक्ष के इस क्षेत्र में अंधेरे पदार्थ के घनत्व में शुरुआती उतार चढ़ाव, प्राइमरी फ्लक्चुएशंस, असामान्य रूप से ऊंचे रहे हों। इसके कारण एक विशालकाय फिलामेंट का निर्माण हुआ, जिसने फिर बड़ी मात्रा में सामान्य पदार्थ को अपनी ओर खींच लिया। इस परिदृश्य में हमें कॉस्मिक स्ट्रिंग्स या अन्य ब्रह्मांडों से टकराव जैसी किसी बाहरी एग्जॉटिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हम मानक ब्रह्मांडीय मॉडल, स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल के दायरे में ही रहते हैं। लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह मॉडल हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक चरम उतार चढ़ाव, एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस की अनुमति देता है। पसर्ड्स, यह एक नया सवाल दिया करता है। इन विशालकाय शुरुआती उतार चढ़ावों का कारण क्या हो सकता है? संभव है कि यह महंगाई के युग, इरा ऑफ इन्फ्लेशन से जुद्दी प्रक्रियाओं के कारण हो, जो ब्रह्मांड के जीवन के पहले सेकंड के एक अंश में हुआ,
उसका अति तेज विस्तार। शायद इन्फ्लेशन उतना सहज और समरूप होमोजीनियस नहीं था जितना माना जाता है, और इसने उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों के रूप में कुछ निशान स्कार्स छोड़ दे दिए हों। दूसरी ओर है अंधेरी ऊर्जा व रहस्यमय शक्ति, जो ब्रह्मांड को तेज गति से विस्तार करने के लिए प्रेरित करती है। इसकी प्रकृति आज भी भौतिकी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। हम नहीं जानते कि यह एक स्थायी ब्रह्मांडीय स्थिरांक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, जैसा कि आइंस्टीन ने अनुमान लगाया था, या इसका घनत्व समय के साथ बदलता है। अंधेरी ऊर्जा का प्रभाव गुरुत्वाकर्षण का विरोध करता है। यह अंतरिक्ष को फैलाता है, संरचनाओं को बढ़ने से रोकता है। हालांकि यदि अतीत में, जब ब्रह्मांड युवा और अधिक सघन था, अंधेरी ऊर्जा का प्रभाव आज की तुलना में कमजोर रहा होता, तो इसने गुरुत्वाकर्षण को ऐसी अति विशाल संरचनाओं सुपर लार्ज स्ट्रक्चर्स के निर्माण के लिए अधिक समय और अवसर दिया होता। इस तरह ग्रेट वॉल का अध्ययन हमें अंधेरी ऊर्जा की प्रकृति को समझने की कुंजी दे सकता है। अगर हम ये साबित कर दें कि ऐसी संरचनाएं वास्तव में बन सकती हैं, तो हमें ब्रह्मांड के विकास के अपने मॉडलों पर पुनर्विचार करना होगा, और संभवतः गुरुत्वाकर्षण और अंधेरी ऊर्जा के बीच के संतुलन के बारे में अपनी समझ बदलनी होगी। यह ग्रेट वॉल एक विशालकाय कॉस्मिक डायनेमोमीटर हो सकती है, जो हमारे ब्रह्मांड के इन मूलभूत घटकों की शक्ति को मापती है। यह दर्शाता है कि कैसे एक अकेली विसंगति एनोमली ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों से जुदी हो सकती है। इसे समझाने की कोशिश में हम अंधेरे पदार्थ की प्रकृति से लेकर अंधेरी ऊर्जा के विकास और ब्रह्मांड के अस्तित्व के शुरुआती क्षणों तक हर पहलू को छूने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस विशाल दीवार का रहस्य भविष्य में क्या मोड़ लेगा? हम इसके अस्तित्व की पुष्टि या खंडन कैसे कर पाएंगे? और यदि यह सच निकली, तो इसकी प्रकृति को कैसे समझेंगे? इसका जवाब दूरबीनों और अवलोकन कार्यक्रमों की आने वाली पीढ़ियों के पास है, जो ब्रह्मांड को देखने के हमारे तरीके में क्रांति लाने का वादा करती है। जैसा कि हमने चर्चा की, मौजूदा डेटा की मुख्य समस्या यह है कि यह अप्रत्यक्ष है। हम इस दीवार को उन आकाशगंगाओं को सीधे देखकर नहीं, बल्कि गामा किरणों के प्रस्फोट के वितरण के माध्यम से देख रहे हैं। इस बहस को निर्णायक रूप से समाप्त करने के लिए हमें सबसे शक्तिशाली दूरबीनों की मदद से आकाश के इस क्षेत्र का गहन और विस्तृत सर्वेक्षण करना होगा। हमें यहां आकाशगंगाओं के वितरण का एक 3D मानचित्र तैयार करना होगा और देखना होगा कि क्या वे वास्तव में वहां एक अति सघन संरचना बनाती है। ये एक बहुत बड़ा और अथाह काम है। हम अरबों प्रकाश वर्ष तक फैले एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इतनी दूरी पर मौजूद आकाशगंगाएं बेहद धुंधली होती हैं। उन्हें देखने और उनकी दूरी मापने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे वास्तव में एक ही संरचना में है, न कि महज एक ही क्षेत्र पर प्रक्षेपित हो रही है, के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीनों पर सैकड़ों और हजारों घंटों के अवलोकन समय की आवश्यकता होगी। इस मामले में हमारी बड़ी उम्मीदें नई वेधशालाओं पर टिकी हैं। उदाहरण के लिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST अपनी अभूतपूर्व इंफ्रारेड संवेदनशीलता के साथ प्रारंभिक ब्रह्मांड के सबसे दूर और धूल भरे कोनों में झांकने में सक्षम है। यह इस कथित दीवार के पार देख सकता है और उन आकाशगंगाओं का पता लगा सकता है जो इसे बनाती हैं। एक और महत्वपूर्ण उपकरण है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का यूक्लिड टेलीस्कोप, जिसे विशेष रूप से ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना को मैप करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य अरबों आकाशगंगाओं के सटीक वितरण को मापकर डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करना है। हालांकि इसका मुख्य अवलोकन कार्यक्रम पूरी विशाल दीवार के क्षेत्र को कवर नहीं कर सकता है, इसका डेटा हमें यह समझने में मदद करेगा कि ब्रह्मांड में सैद्धांतिक रूप से संरचनाओं का अधिकतम आकार क्या हो सकता है। जमीन पर चिल्ली में वेरा रूबिन वेधशाला भी लॉन्च के लिए तैयार है। यह दूरबीन पूरे दक्षिणी आकाश का 10 वर्षों तक सर्वेक्षण करेगी, जिससे ब्रह्मांड की सबसे गहरी और विस्तृत फिल्म बनेगी। इसका डेटा
हमें अरबों आकाशगंगाओं को मैप करने की अनुमति देगा, जिससे हमें अत्यधिक बड़ी संरचनाओं की खोज और अध्ययन के लिए अभूतपूर्व आंकड़े मिलेंगे। यदि हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस विशाल दीवार वास्तविक है, तो इसी तरह की, हालांकि शायद कम विशाल, संरचनाएं आकाश के अन्य हिस्सों में भी मौजूद होनी चाहिए। भविष्य के ये सर्वेक्षण हमें या तो उन्हें खोजने में मदद करेंगे, जिससे पुष्टि होगी कि हमारा ब्रह्मांड उतना समरूप नहीं है जितना हम सोचते थे, या इसके विपरीत यह दिखाएंगे कि यह दीवार एक अद्वितीय विसंगति, एनोमली है, जो इसके रहस्य को और भी गहरा कर देगी। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण तरंगों और अवशेष विकिरण, रेलिक रेडिएशन के अध्ययन के क्षेत्र में भी प्रगति की उम्मीद है। यदि इस दीवार का निर्माण कॉस्मिक स्ट्रिंग्स के कारण हुआ था, तो उन्होंने अवशेष विकिरण के ध्रुवीकरण में विशिष्ट निशान छोड़े होंगे, या वे गुरुत्वाकर्षण तरंग पृष्ठभूमि शोर का स्रोत बन सकती है। लाइसा जैसे भविष्य के गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर प्रारंभिक ब्रह्मांड से आने वाले इन कमजोर संकेतों को पकड़ने में सक्षम हो सकते हैं। संक्षेप में कहें तो हम ब्रह्मांड विज्ञान के एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। विशाल दीवार का रहस्य एक प्रमुख चुनौती है, जिसका हमें सामना करना है, और इस चुनौती का जवाब देने के लिए उपकरण पहले ही बनाए जा रहे हैं। संभव है कि अगले 10 से 20 वर्षों में हमें अंततः जवाब मिल जाए, और वह जवाब चाहे जो भी हो, ये ब्रह्मांड की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। आइए हम एक बार फिर इस समस्या के केंद्र बिंदु यानी ब्रह्मांडीय सिद्धांत, कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल पर लौटते हैं। लगभग एक शताब्दी से यह सिद्धांत ब्रह्मांड विज्ञानियों के लिए एक मार्गदर्शक सितारा रहा है। यह विचार कि ब्रह्मांड बड़े पैमाने पर हर जगह और हर दिशा में एक जैसा है, न केवल आकर्षक था, बल्कि बेहद सुविधाजनक भी था। इसने वैज्ञानिकों को हर एक आकाशगंगा समूह के विवरण में जाए बिना पूरे ब्रह्मांड के अपेक्षाकृत सरल गणितीय मॉडल बनाने की अनुमति दी। यह ऐसा ही था जैसे एक मौसम विज्ञानी, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, हर शहर के मौसम को ध्यान में रखे बिना पूरी पृथ्वी के जलवायु का मॉडल तैयार कर सकता है। इस सिद्धांत पर आधारित मॉडल अविश्वसनीय रूप से सफल रहे हैं। इन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार, अवशेष विकिरण, बिग बैंग की गूंज के अस्तित्व और शुरुआती ब्रह्मांड में बने हल्के तत्वों जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम के सही अनुपात की भविष्यवाणी की। इन सभी भविष्यवाणियों की अवलोकन ऑब्जर्वेशंस द्वारा शानदार ढंग से पुष्टि की गई। ऐसा लगा कि हमने आखिरकार दुनिया की संरचना को समझने का सही रास्ता ढूंढ लिया है। हालांकि जैसा कि विज्ञान में अक्सर होता है, प्रकृति हमारे मॉडलों से अधिक जटिल और दिलचस्प निकली। हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल, हेरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल ब्रह्मांडीय सिद्धांत की नींव में पड़ी पहली दरार नहीं है, लेकिन यह सबसे गंभीर जरूर है। इसके खुलने से पहले भी खगोलविदों ने अन्य संरचनाएं खोजी थीं, जो सैद्धांतिक सीमा को पार करती हुई प्रतीत हुईं। उदाहरण के लिए 2003 में स्लोन ग्रेट वॉल की खोज की गई थी, जो लगभग 1.5 अरब प्रकाश वर्ष लंबी थी, और 2013 में विशाल क्वासर समूह, लार्ज क्वासर ग्रुप मिला, जो 73 क्वासरों का एक समूह था, जिसका आकार लगभग 4 अरब प्रकाश वर्ष था। पदब इनमें से प्रत्येक खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में तीव्र बहस छेड़ दी। मानक मॉडल के समर्थकों ने तर्क दिया कि ये केवल सांख्यिकीय उतार चढ़ाव, स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस है, सबसे बड़े संभव है, लेकिन फिर भी आकस्मिक उतार चढ़ाव की समग्र तस्वीर में फिट होते हैं। उन्होंने कहा, यदि आप पर्याप्त बार सिक्का उछालते हैं, तो देर सबेर आपको लगातार 100 बार हेड्स मिल सकता है। ये संभावना के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, ये केवल एक दुर्लभ घटना है। लेकिन जब ग्रेट वॉल, हेरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस सामने आई, जो पिछले रिकॉर्ड धारकों से कई गुना बड़ी है, तो यह तर्क कमजोर होता गया। यह अब लगातार 100 हेड्स नहीं है, बल्कि 1000 हेड्स है। एक समय आता है जब हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि शायद सिक्का ही बेईमान, धोखेबाज है। क्या होगा यदि ब्रह्मांड वास्तव में सबसे बड़े पैमाने पर समरूप, होमोजीनियस नहीं है?
क्या होगा यदि हमारा 92 अरब प्रकाश वर्ष व्यास का यह अवलोकित बुलबुला ऑब्जर्वेबल बबल वास्तव में कहीं बड़े मेटा ब्रह्मांड मेटा यूनिवर्स का सिर्फ एक छोटा और शायद गैर विशिष्ट हिस्सा है। हो सकता है कि हम असामान्य रूप से उच्च घनत्व वाले क्षेत्र में रह रहे हों, जबकि अन्य क्षेत्र या तो बहुत अधिक खाली हों या इसके विपरीत और भी अधिक संरचित हों। यदि हम ब्रह्मांडीय सिद्धांत को अस्वीकार कर देते हैं, तो इसके परिणाम बहुत बड़े होंगे। इसका मतलब होगा कि ब्रह्मांड के हमारे वर्तमान मॉडल केवल एक स्थानीय सन्निकटन लोकल अप्रोक्सीमेशन है और हम अपने निष्कर्षों को पूरे ब्रह्मांड पर आत्मविश्वास के साथ लागू नहीं कर सकते। इससे सब कुछ जटिल हो जाएगा। ब्रह्मांड की आयु का हमारा अनुमान, इसकी संरचना और इसका भविष्य, ये एक कोपर्निकस क्रांति जैसा होगा। तब हमें एहसास हुआ था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। अब शायद हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड का हमारा हिस्सा भी विशिष्ट नहीं है। यह विचार डरावना है, लेकिन साथ ही मुक्तिदायक भी। ये पूरी तरह से नए विचारों और सिद्धांतों के लिए जगह खोलता है। हो सकता है कि यह ग्रेट वॉल महादीवार ही ब्रह्मांड में हमारे स्थान की एक नई और गहरी समझ की कुंजी हो। वो तरह यह समझने के लिए कि ग्रेट वॉल की यह खोज कितनी क्रांतिकारी है, आइए हम ब्रह्मांड के मानचित्रण के इतिहास पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। हजारों सालों तक इंसान के लिए ब्रह्मांड का नक्शा केवल द्विविमीय टू डायमेंशनल था। प्राचीन खगोलविदों ने तारों और नक्षत्रों को आकाशीय एटलस पर दर्ज किया, उन्हें एक क्रिस्टल गोले पर मात्र बिंदुओं के रूप में दर्शाया। 20वीं सदी की शुरुआत में एक बड़ा बदलाव आया, जब वेस्टो स्लाइफर और एडविन हबल जैसे वैज्ञानिकों ने दूर की निहारिकाओं की दूरी को मापना सीख लिया और यह समझा कि वे वास्तव में हमारी मंदाकिनी मिल्की वे जैसी ही अन्य आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड को उसका तीसरा आयाम गहराई या मिली। अंतरिक्ष का नक्शा अब त्रिविमीय थ्री डायमेंशनल बन गया। 20वीं सदी के मध्य में खगोलविदों ने इस त्रिविमीय नक्शे पर हजारों आकाशगंगाओं की स्थिति दर्ज करने के लिए व्यवस्थित सर्वेक्षण शुरू किए। शुरुआती नतीजे हैरान करने वाले थे। आकाशगंगाएं बेतरतीब ढंग से नहीं फैली हुई थीं, वे समूह और झुंड बना रही थीं। हमारी अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी तथाकथित स्थानीय समूह का हिस्सा निकली, जो बदले में विशाल कन्या महाझुंड वर्गो सुपर क्लस्टर का भाग थी। 80 के दशक में मार्गरेट गैलर और जॉन हुकरा ने आकाश गंगाओं के लाल विस्थापन रेड शिफ्ट्स का सर्वेक्षण करते हुए ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे बड़ी खोजों में से एक की। उन्होंने CFA 2 विशाल दीवार CFA 2 ग्रेट वॉल की खोज की। ये हजारों आकाश गंगाओं से बनी एक विशाल छपटी संरचना थी, जो 500 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैली हुई थी। पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मांड की संरचना साबुन के झाग या स्पंज की तरह है, जिसमें छपट्टी दीवारें और लंबी तंतु फिलामेंट्स हैं, जो विशाल लगभग खाली क्षेत्रों रिक्त स्थानों वॉइड्स को घेरे हुए हैं। इस खोज ने खगोल विज्ञान के एक पूरे नए क्षेत्र कॉस्मोग्राफी या विशाल स्तर की संरचना के मानचित्रण को जन्म दिया। इस खोज के बाद अन्य खोजें हुई। 2 डिग्री फील्ड गैलेक्सी सर्वे 2DF और स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे SDSS प्रोजेक्ट ने लाखों आकाशगंगाओं का नक्शा बनाया, जिसने ब्रह्मांडीय जाल कॉस्मिक वेब को उसकी पूरी भव्यता में दिखाया। SDSS के डेटा में ही 2003 में स्लोन विशाल दीवार स्लोन ग्रेट वॉल मिली थी, जो उस समय ब्रह्मांड में झात सबसे बड़ी वस्तु बन गई, जिसकी लंबाई 1.4 अरब प्रकाश वर्ष थी। इनमें से हर खोज ने झात सीमाओं को आगे बढ़ाया, लेकिन कुल मिलाकर वे सभी मानक ब्रह्मांडीय मॉडल के दायरे में ही समाहित थीं। माना जाता था कि स्लोन विशाल दीवार ही विशालता की चरम सीमा है, यानी यह सबसे बड़ी संरचना थी जो सैद्धांतिक रूप से बन सकती थी। और इसी पृष्ठभूमि में दशकों के अथक मानचित्रण के बाद हरक्यूलिस उत्तरी कोरोना विशाल दीवार हरक्यूलिस कोरोना बोरियलिस ग्रेट वॉल सामने आती है। यह पिछली रिकॉर्ड धारक से केवल थोड़ी सी बड़ी नहीं है, यह 7 गुना विशाल है। यह ज्ञान में सिर्फ एक और कदम नहीं है, यह एक बिल्कुल नई श्रेणी में छलांग है। इसकी तुलना में
पिछली सभी विशाल दीवारें छोटी बाढ़ फेंसेस जैसी लगती हैं। यह खोज दर्शाती है कि ब्रह्मांड के मानचित्रण का इतिहास अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमने सोचा था कि हमने अपने नक्शे पर मुख्य महाद्वीपों को अंकित कर दिया है और अब केवल तटरेखा का विवरण ठीक करना बाकी है। लेकिन पता चला है कि शायद हम अभी भी एक छोटी खाड़ी में नौकायन कर रहे हैं और क्षितिज के पार एक पूरा नया अज्ञात महासागर हमारा इंतजार कर रहा है, जिसमें अकल्पनीय आकार के द्वीप और महाद्वीप हैं। यह हमें विनम्रता की याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमें हमेशा आश्चर्यचकित करने की क्षमता रखेगा और सबसे रोमांचक खोजें शायद अभी बाकी है। इस विशालकाय संरचना के पैमाने को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए इसे दृश्यों में ढालने की कोशिश करें। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की कल्पना कीजिए। यह 100,000 प्रकाश वर्ष के व्यास डायमीटर वाली अरबों सितारों की एक तश्तरी डिस्क है। अब इसे घटाकर रेत के एक कण के आकार का कर दें। इस पैमाने पर हमारी निकटतम बड़ी आकाशगंगा एंड्रोमेडा 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक और रेत का कण होगी और हजारों ऐसे रेत के कणों को समाहित करने वाला हमारा कन्या सुपर क्लस्टर विर्गो सुपर क्लस्टर लगभग 1 मीटर व्यास का एक गोला स्फीयर होगा। अब इसी पैमाने पर हेरक्युलिस कोरोना बोरियालिस की महान दीवार हेरक्युलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल की कल्पना करने की कोशिश करें। ये ऐसे रेत के कणों और गोलों से बनी 10 किलोमीटर लंबी एक धागे जैसी संरचना होगी। 10 किलोमीटर, ये एक ऐसी संरचना है जो हमारी आकाशगंगा की तुलना में उतनी ही विशाल है जितना किसी एक व्यक्ति के आकार की तुलना में दिल्ली से मुंबई की दूरी। एक और तुलना देखिए। अवलोकनीय ब्रह्मांड का व्यास डायमीटर लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। आइए पूरे अवलोकनीय ब्रह्मांड को घटाकर पृथ्वी के आकार का कर दें। इस पैमाने पर हमारी आकाशगंगा मिल्की वे एक परमाणु एटम से भी छोटी होगी और हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस की महान दीवार एक विशालकाय समुद्री पर्वत श्रृंखला अंडर वाटर रिज की तरह होगी जो उत्तरी अमेरिका से यूरोप तक फैली हुई है। ये समझना जरूरी है कि यह कोई अखंड ठोस दीवार नहीं है। ये ईंटों की चिनाई नहीं है। ये सुपर क्लस्टर और आकाशगंगाओं के क्लस्टरों से बना एक गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ परिसर कॉम्प्लेक्स है। ये सुपर क्लस्टर भी खुद आकाशगंगाओं के क्लस्टरों के समूह है। इन सुपर क्लस्टरों के बीच गर्म गैस और संभवतः डार्क मैटर के विशाल धागे फैले हुए हैं और इस संरचना के भीतर भी आकाशगंगाएं एक दूसरे से लाखों प्रकाश वर्षों के खालीपन से अलग हैं। फिर भी इस संरचना के भीतर पदार्थ का घनत्व डेंसिटी ब्रह्मांड के औसत घनत्व से कहीं अधिक है। यदि हम एक अंतरिक्ष यान में इसके बीच से यात्रा कर पाते तो हमें आकाशगंगाओं का यादृच्छिक वितरण रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि एक निश्चित दिशा में उनका स्पष्ट जमावड़ा दिखाई देता। हम एक के बाद एक समृद्ध सुपर क्लस्टर से गुजरते और करीब प्रकाश की गति नियर लाइट स्पीड से यह यात्रा भी हमें 10 अरब साल में पूरी करनी पड़ती। एक और विस्मयकारी तथ्य इसकी उम्र है, या यूं कहे कि वह युग जिसमें हम इसे देख रहे हैं, इसका प्रकाश हम तक पहुंचने में 10 अरब साल लगे हैं। इसका मतलब है कि हम इसे तब देख रहे हैं जब ब्रह्मांड सिर्फ 3.8 अरब वर्ष का था। यह उस सुदूर समय में भी अपने विशाल आकार में मौजूद थी जब हमारी सौर मंडल प्रणाली बनना भी शुरू नहीं हुई थी। यह इसकी मौजूदगी को और भी रहस्यमय बना देता है। इतनी बड़ी संरचना को एक साथ इकट्ठा करने के लिए गुरुत्वाकर्षण को इतना कम समय मिला। यह ऐसा है मानो 19वीं सदी की तस्वीरों में हमें एक पूरी तरह से तैयार गगनचुंबी इमारत स्काईस्क्रेपर दिख जाए। यह सिर्फ हमारे नियमों का उल्लंघन नहीं करता बल्कि यह समय और प्रक्रिया की गति की हमारी समझ को भी चुनौती देता है। ऐसे पैमानों की कल्पना करना हमें महज सूखे आंकड़ों से दूर ले जाता है और इस खोज की गहराई और विचित्रता को महसूस करने में मदद करता है। यह एक ऐसी संरचना है जो न केवल हमारे सिद्धांतों को बल्कि हमारी कल्पना को भी चुनौती देती है। यह हमें याद दिलाती है कि अंतरिक्ष वह जगह है जहां वास्तविकता हमारी किसी भी मनगढ़ंत कहानी से कहीं अधिक शानदार हो सकती है।
आखिर यह कैसे मुमकिन हुआ कि इतनी बड़ी संरचना इतने लंबे समय तक अनदेखी रही, जबकि खगोलविद दशकों से लगातार शक्तिशाली उपकरणों की मदद से आसमान को स्कैन कर रहे हैं? इसका जवाब कई कारणों में छिपा है। सबसे पहला कारण है इसकी अत्यधिक दूरी। 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी यह प्रेक्षणीय ब्रह्मांड का लगभग अंतिम छोर है। इतनी दूरी पर स्थित आकाशगंगाएं अविश्वसनीय रूप से धुंधली यानी मंद होती है। ब्रह्मांड के विस्तार के कारण, जिसे रेडशिफ्ट कहते हैं, इनका प्रकाश बहुत क्षीण और फैला हुआ होता है। दीवार का हिस्सा बनने वाली अलग-अलग आकाशगंगाओं को देखने के लिए और उनकी सटीक स्थिति को मैप करने के लिए तो सबसे उन्नत दूरबीनों और बहुत लंबे एक्सपोजर टाइम की जरूरत होती है। अधिकांश स्काई सर्वे में इतनी गहराई नहीं होती कि इतनी दूर और इतने विस्तार से झांका जा सके। दूसरा कारण है आकाश में इसका विशाल कोणीय आकार। ग्रेट वॉल 70 डिग्री से अधिक के कोण पर फैली हुई है। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तुलना के लिए आसमान में पूरा चंद्रमा केवल आधा डिग्री 0.7 डिग्री घेरता है। यानी यह दीवार चंद्रमा के दृश्य डिस्क से 140 गुना चौड़ी है। कोई भी टेलीस्कोप इतने बड़े क्षेत्र को एक बार में कवर नहीं कर सकता। इसे मैप करने के लिए हजारों अलग-अलग शॉट्स का एक मोज़ेक बनाना पड़ता है। इसमें बहुत ज्यादा संसाधन और अवलोकन समय लगता है। यही वजह है कि अधिकांश रिसर्च छोटे पर गहरे आकाश क्षेत्रों के अध्ययन पर केंद्रित होती है, इस उम्मीद में कि वहां कुछ दिलचस्प मिल जाए। यह विचार कि इतने विशाल आकार की संरचना को जानबूझकर खोजा जाना चाहिए, कई वैज्ञानिकों के दिमाग में आया ही नहीं, क्योंकि यह मौजूदा सिद्धांतों के खिलाफ था। तीसरा, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, इसकी खोज एक गैर पारंपरिक तरीके गामा रे फटने गैमा रे बर्स्ट्स को इंडिकेटर के रूप में उपयोग करने के कारण संभव हो पाई। बड़े पैमाने की संरचनाओं को खोजने के पारंपरिक तरीके खुद आकाशगंगाओं की मैपिंग पर आधारित होते हैं। ये तरीका विश्वसनीय तो है, लेकिन बहुत धीमा और श्रम साध्य है, खासकर लंबी दूरी पर। जबकि गामा रे बर्स्ट अत्यधिक चमकीले होने के कारण बहुत दूर से दिखाई देते हैं और एक ही झटके में ब्रह्मांड की विशाल गहराई को टटोलने की अनुमति देते हैं। यह एक तरह का वैज्ञानिक लाइफ हैक था, जिसने पारंपरिक तरीकों से छिपी हुई चीजों को देखने में मदद की। हम कह सकते हैं कि ग्रेट वॉल सबके सामने होते हुए भी छिपी हुई थी। इसके हिस्से यानी अलग-अलग दूर की आकाश गंगाएं निश्चित रूप से कई खगोलीय तस्वीरों में कैद हुई होंगी, लेकिन कोई भी इन बिखरे हुए बिंदुओं को एक ही तस्वीर में नहीं जोड़ सका, जब तक कि सही उपकरण और सही विचार सामने नहीं आया। यह एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है कि विज्ञान में केवल नई तकनीकें ही नहीं, बल्कि नए दृष्टिकोण और लीक से हटकर सोचने की क्षमता भी कितनी महत्वपूर्ण है। कभी-कभी जंगल देखने के लिए हमें अलग-अलग पेड़ों को देखना बंद करके एक नए और अप्रत्याशित कोण का उपयोग करके ऊपर उठना पड़ता है। इस मामले में गामा रे बर्स्ट ही वह उपग्रह साबित हुए, जिसने पूरी तस्वीर को एक साथ देखने और इस पहले कभी न देखे गए खगोलीय महाद्वीप की रूपरेखा को पहचानने की अनुमति दी। आइए हम वापस वैकल्पिक स्पष्टीकरणों की ओर चले और उन पर गहराई से विचार करें। क्या यह विशाल दीवार केवल एक दृष्टि भ्रम हो सकती है, एक तरह की ब्रह्मांडीय मृग तृष्णा? ऐसी ही एक परिकल्पना गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग ग्रेविटेशनल लेंसिंग की घटना से जुड़ी है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार आकाशगंगाओं के समूह जैसे विशालकाय पिंड अपने चारों ओर दिक् काल यानी स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं। दूर की वस्तुओं से आने वाला प्रकाश जब इस लेंस के पास से गुजरता है तो विचलित और विकृत हो जाता है। इसके कारण हमें दूर स्थित वस्तु की छवि बड़ी, दोहरी या कभी-कभी धनुषाकार आर्क के रूप में भी दिखाई दे सकती है। अब कल्पना कीजिए कि हमारे और उस दूर ब्रह्मांड के बीच, जहां ये गामा किरण विस्फोट यानी जीआरबीस हो रहे हैं, डार्क मैटर के कई बहुत विशाल लेकिन अदृश्य समूह मौजूद है। ये समूह लेंस और दर्पणों की एक जटिल प्रणाली की तरह काम करके गामा किरण विस्फोटों के वास्तविक वितरण को विकृत कर सकते हैं। हो सकता है कि विस्फोट वास्तव में समान रूप से वितरित हो, लेकिन गुरुत्वाकर्षण लेंस
उन्हें अलग अलग क्षेत्रों से एकत्रित करके हमारे आकाश में एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दें, जिससे हमें एक अति सघन समूह का भ्रम हो। यह विचार दिलचस्प जरूर है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। 10 अरब प्रकाश वर्ष जितनी बड़ी संरचना का भ्रम पैदा करने के लिए गुरुत्वाकर्षण लेंसों की एक बहुत ही विशिष्ट और असंभव विन्यास कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग आमतौर पर वस्तुओं की छवियों में विशिष्ट विकृतियां पैदा करती है, जिन्हें विस्तृत विश्लेषण से खोजा जा सकता है। गामा किरण विस्फोटों से जुड़ी ऐसी कोई विकृति अभी तक नहीं मिली है। दूसरी संभावना, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, भ्रम नहीं बल्कि तथाकथित चयन पूर्वाग्रह सिलेक्शन बायस हो सकती है। हो सकता है कि हमें उस दिशा में अधिक गामा किरण विस्फोट इसलिए ना दिख रहे हों क्योंकि वहां ज्यादा आकाशगंगाएं हैं, बल्कि इसलिए दिख रहे हों क्योंकि वहां एक विशिष्ट प्रकार की आकाशगंगाएं अधिक है, जिनमें ये विस्फोट ज्यादा होते हैं। उदाहरण के लिए, अध्ययन में उपयोग किए गए लंबे गामा किरण विस्फोट बहुत विषाद सितारों की मृत्यु से जुड़े होते हैं। ऐसे तारे कम जीते हैं और मुख्य रूप से सक्रिय तारा निर्माण और कम धातुता लो मेटालिसिटी वाली आकाशगंगाओं में पाए जाते हैं। कम धातुता का मतलब है हाइड्रोजन और हीलियम से भारी तत्वों की कम मात्रा। क्या हो अगर विशाल दीवार पदार्थ का एक समूह न होकर आदिम गैस की एक नदी हो, जहां उस युग में ऐसे सितारों के निर्माण के लिए स्थितियां विशेष रूप से अनुकूल थीं? इस स्थिति में वहां पदार्थ का कुल घनत्व शायद असामान्य रूप से अधिक न हो, लेकिन बड़ी संख्या में गामा किरण विस्फोटों के कारण वह क्षेत्र हमें हाइलाइटेड दिख रहा है। यह परिकल्पना अधिक विश्वसनीय लगती है और अतिरिक्त डेटा के बिना इसे गलत साबित करना कठिन है। इसकी जांच के लिए हमें फिर से उस क्षेत्र की आकाशगंगाओं का सीधा अध्ययन करना होगा। हमें यह देखना होगा कि क्या वास्तव में वहां कम धातुता और उच्च तारा निर्माण दर वाली आकाशगंगाओं की बहुतायत है। यदि ऐसा है, तो विशाल दीवार का रहस्य कम ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित रहेगा और अधिक खगोल भौतिकी का विषय बन जाएगा। यह मौलिक सिद्धांतों के लिए एक चुनौती नहीं रहेगी, बल्कि आकाश गंगाओं के विकास की एक दिलचस्प लेकिन समझाई जा सकने वाली विशेषता बन जाएगी। लेकिन अगर यह पता चलता है कि वहां की आकाश गंगाएं बिल्कुल सामान्य हैं, बस उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो हम फिर से मूल समस्या पर लौट आएंगे। ब्रह्मांडीय सिद्धांत कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल का उल्लंघन। यही कारण है कि भविष्य के अवलोकन इतने महत्वपूर्ण हैं। उन्हें हमें भ्रम और व्यवस्थित त्रुटि सिस्टमेटिक एरर को वास्तविक और चौंकाने वाली सच्चाई से अलग करने में मदद करनी होगी। आइए कल्पना करें कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जहां कॉस्मोलॉजिकल सिद्धांत, ब्रह्मांडीय सिद्धांत, वास्तव में काम नहीं करता। ऐसा संसार कैसा दिखेगा और हम पर इसके क्या परिणाम होंगे? यदि बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड एक समान सजातीय नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं जिनके गुण बिल्कुल अलग हैं। हमारा अवलोकन योग्य बुल्ला या परिवेश विशालकाय मेटा यूनिवर्स में कई प्रांतों में से केवल एक हो सकता है। हो सकता है कि हम एक तरह के अंतरिक्षीय महानगर कॉस्मिक मेगासिटी में रह रहे हों, एक अत्यंत सघन क्षेत्र जहां आकाश गंगाएं गैलेक्सी एक दूसरे के करीब हों और हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर अनंत ब्रह्मांडीय रेगिस्तान शुरू हो सकते हैं, जहां पदार्थ का घनत्व हजारों गुना कम है और आकाश गंगाएं मुश्किल से ही मिलती है। या इसके विपरीत, हो सकता है कि हमारा क्षेत्र एक शांत ग्रामीण इलाका हो और हमारी ग्रेट वॉल महादीवार किसी सच्चे विश्व केंद्र का किनारा हो, जहां घनत्व और संरचना पहले से भी अधिक हो। ऐसे विषमतापूर्ण ब्रह्मांड में हम जिन मौलिक ब्रह्मांडीय मापदंडों को मापते हैं, वे सार्वभौमिक यूनिवर्सल नहीं बल्कि स्थानीय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, हबल स्थिरांक हबल कांस्टेंट, जो ब्रह्मांड के विस्तार की गति का वर्णन करता है, हम इसे अपने आसपास की आकाश गंगाओं का अवलोकन करके मापते हैं। लेकिन यदि हम उच्च घनत्व वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो स्थानीय गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ग्रेविटेशनल पुल विस्तार को थोड़ा धीमा कर सकता है।
और अधिक खाली क्षेत्रों में ब्रह्मांड तेजी से फैल सकता है। यह वैसे आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के मुख्य विरोधाभासों में से एक को हल करने में मदद कर सकता है, जिसे हबल तनाव, हबल टेंशन कहा जाता है, जहां विभिन्न तरीकों से मापे गए स्थिरांक के मान थोड़े मेल नहीं खाते। हो सकता है कि वे इसीलिए मेल न खाते हों, क्योंकि वे अलग-अलग स्थानों और अलग-अलग युगों में विस्तार की गति को माप रहे हैं। इससे भी बढ़कर, यदि ब्रह्मांड विषमदैशिक एनिसोट्रोपिक है, यानी इसके गुण दिशा पर निर्भर करते हैं, तो इसके भी गंभीर परिणाम होंगे। उदाहरण के लिए, भौतिकी के नियम या स्थिरांक अलग-अलग दिशाओं में थोड़े भिन्न हो सकते हैं। यह बात पाखंड लग सकती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक पहले से ही ऐसी विसंगतियों की तलाश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, दूर के क्वासरों के स्पेक्ट्रा की सूक्ष्म संरचना में। हालांकि अभी तक इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। ऐसे विषमतापूर्ण ब्रह्मांड में जीवन कहीं अधिक अप्रत्याशित होगा। हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि हमारी प्रयोगशाला, लैब, जिसका आकार 93 अरब प्रकाश वर्ष है, में खोजे गए नियम अन्य हमारी पहुंच से बाहर के क्षेत्रों में भी समान रूप से काम करेंगे। यह विज्ञान की प्रकृति और हमारे ज्ञान की सीमाओं पर मौलिक प्रश्न खड़े करता है। ऐसे में ब्रह्मांड में हमारी स्थिति की तुलना एक प्राचीन द्वीपवासी से की जा सकती है, जिसने अपने द्वीप का कोना कोना छान मारा, हर पत्थर और पेड़ को जाना और सोचता है कि उसने प्रकृति के नियमों को समझ लिया है। लेकिन उसे पता नहीं है कि समुद्र पार अन्य महाद्वीप हैं, जहां अलग तरह के पौधे, जानवर और शायद जलवायु भी अलग है। हेराक्यूलिस कोरोना बोरियालिस की महादीवार, ग्रेट वॉल, शायद वही दूर का, क्षितिज पर मुश्किल से दिखाई देने वाला किनारा हो सकती है, जो उस द्वीपवासी को संकेत दे रहा हो कि उसकी दुनिया उसके विचार से कहीं अधिक बड़ी और विविध है। यह हमें ब्रह्मांड को पूरी तरह समझने के अपने दावों में विनम्र होने के लिए मजबूर करता है और इस बात के लिए तैयार रहने को कहता है कि अगले मोड़ पर हमें ऐसी अविश्वसनीय खोजें मिल सकती हैं, जो हमें उन सभी बातों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर देंगी, जिन्हें हम अब तक सत्य मानते आए हैं। जब हम कॉस्मिक स्ट्रिंग्स या मल्टीवर्स जैसी अद्भुत थ्योरीज पर विचार करते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ वैज्ञानिकों की कोरी कल्पनाएं नहीं हैं। ये विचार सैद्धांतिक भौतिकी के अग्रिम मोर्चे पर पैदा होते हैं, जब हम दुनिया की अपनी समझ की सबसे गहरी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। आइए इस पर थोड़ी और विस्तार से बात करें कि ये विचार आते कहां से हैं। उदाहरण के लिए, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स की थ्योरी कई ग्रैंड यूनिफिकेशन, महाएकीकरण मॉडलों का एक स्वाभाविक परिणाम है। भौतिक विज्ञानी लंबे समय से एक एकीकृत थ्योरी बनाने का सपना देख रहे हैं, जो प्रकृति के चार मूलभूत बलों, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, मजबूत और कमजोर नाभिकीय बल, को एक ही एकीकृत शक्ति के रूप में वर्णित करे। माना जाता है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड की अति उच्च ऊर्जा स्थितियों में ये सभी बल अविभाज्य थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, इस समरूपता, सिमेट्री में भंग आया और बल एक दूसरे से अलग होते गए। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, ऐसे चरण बदलाव, फेज ट्रांजिशन के दौरान ही कॉस्मिक स्ट्रिंग्स सहित टोपोलॉजिकल दोष, डिफेक्ट्स उत्पन्न हो सकते थे। इस प्रकार, यदि ग्रैंड यूनिफिकेशन की थ्योरी सही है, तो कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का अस्तित्व लगभग अनिवार्य है। और अगर ग्रेट वॉल, विशाल दीवार, उन्हीं स्ट्रिंग्स का निशान है, तो यह इस पूरी भव्य भौतिक तस्वीर का अप्रत्यक्ष प्रमाण बन जाती है। यह विशाल आकाशगंगा संरचनाओं की दुनिया को उप परमाणु कणों और मौलिक बलों की दुनिया से जोड़ती है। अब बात करते हैं मल्टीवर्स, बहुब्रह्मांड की। इस विचार के भी अपने गंभीर सैद्धांतिक आधार हैं। उदाहरण के लिए, इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स की अवधारणा कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी से निकलती है, जो आज हमारे ब्रह्मांड के कई गुणों, जैसे कि इसके सपाटपन और समरूपता का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। जी हाँ, वही समरूपता जिस पर ग्रेट वॉल सवाल उठाती है। इस थ्योरी के अनुसार, एक बार शुरू होने के बाद इन्फ्लेशन कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकती।
यह कुछ क्षेत्रों में रुक जाती है, जिससे हमारी तरह के बुलबुले ब्रह्मांड बबल यूनिवर्सेस बनते हैं। लेकिन यह बीच के स्थान में जारी रहती है, उसका विस्तार करती रहती है और नए से नए ब्रह्मांडों को जन्म देती है। समीकरणों द्वारा वर्णित यह तस्वीर, जिसे शाश्वत इन्फ्लेशन कहा जाता है, इन्फ्लेशन थ्योरी का एक स्वाभाविक परिणाम है। मल्टीवर्स का एक और संस्करण, जो स्ट्रिंग थ्योरी से निकला है, भी मनगढ़ंत नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी को गणितीय रूप से सुसंगत होने के लिए अंतरिक्ष के अतिरिक्त छिपे हुए आयामों की आवश्यकता होती है। इन छिपे हुए आयामों की ज्यामिति अलग-अलग हो सकती है और इस ज्यामिति की हर संभावित स्थिति, जिनकी संख्या अनुमानतः 10 की घात 500 तक हो सकती है, एक अलग ब्रह्मांड के अनुरूप हो सकती है, जिसके अपने भौतिक नियम और स्थिरांक होंगे। हमारा ब्रह्मांड तो बस इस अनंत संभावनाओं के परिदृश्य लैंडस्केप में से एक है। निश्चित रूप से यह सब अभी भी गणित और परिकल्पनाओं के दायरे में है। समस्या यह है कि ये थ्योरीज इतनी ऊर्जाओं और पैमानों पर काम करती है, जो हमारे प्रयोगों की पहुंच से बाहर हैं। हम न तो ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरीज का परीक्षण करने के लिए कोई एक्सीलरेटर बना सकते हैं और न ही किसी दूसरे ब्रह्मांड में झांक सकते हैं। इसलिए ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, हमारे लिए एक अनूठी प्रयोगशाला बन जाता है। ग्रेट वॉल जैसी विसंगतियां, एनॉमलीज ही एकमात्र खिड़की हो सकती है, जिसके माध्यम से हम इस नई भौतिकी की दुनिया में झांक सकते हैं। ये उन जीवाश्म अवशेषों की तरह हो सकते हैं, जिनके आधार पर हम प्रारंभिक ब्रह्मांड के विदेशी युग में रहने वाले डायनासोरों की छवि को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। यही बात उनके अध्ययन को इतना रोमांचक और महत्वपूर्ण बनाती है। आइए एक और महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करें। ब्रह्मांड में पाई जाने वाली ये विशालकाय संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स, आपस में किस तरह जुड़ी हुई हैं? क्या हरक्यूलिस कोरोना बोरियलिस की यह महान दीवार, ग्रेट वॉल, एक अकेली अनूठी वस्तु है, या ये किसी बड़ी वैश्विक तस्वीर का हिस्सा है, जिसे हम अब भी समझना शुरू ही कर रहे हैं? हम पहले स्लोन महान दीवार और क्वासरों के विशाल समूह, ह्यूज LQG, का जिक्र कर चुके हैं। इनके अलावा भी कई संरचनाएं हैं, जिन्हें महाविशाल संरचनाओं की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए GRB रिंग है, या 9 गामा रे बर्स्ट्स की एक अंगूठी के आकार की संरचना है, जिसका व्यास 5 अरब प्रकाश वर्ष से भी अधिक है। या फिर लैनियाकेया सुपर क्लस्टर, जिसका हिस्सा हमारी अपनी आकाशगंगा भी है। यह गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ एक ऐसा क्षेत्र है, जिसका व्यास 500 मिलियन प्रकाश वर्ष से ज्यादा है। ये सभी वस्तुएं दर्शाती हैं कि ब्रह्मांड सैकड़ों मिलियन से लेकर कई अरब प्रकाश वर्षों के पैमाने पर एक बहुत ही जटिल, पदानुक्रमित हायरार्किकल संरचना रखता है। आकाशगंगाएं समूहों में, समूह क्लस्टर में और क्लस्टर सुपर क्लस्टर में जमा होते हैं, जो आगे चलकर तंतुओं, फिलामेंट्स और दीवारों के रूप में व्यवस्थित होते हैं और एक कॉस्मिक वेब, ब्रह्मांडीय जाला बनाते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान का मानक मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी, सिद्धांत रूप में इस पदानुक्रम को अच्छी तरह से समझाता है, लेकिन यह केवल एक निश्चित सीमा तक ही काम करता है। हरक्यूलिस कोरोना बोरियलिस की महान दीवार इस तस्वीर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि यह बाकी सभी झात संरचनाओं से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। एक दिलचस्प संभावना यह है कि हो सकता है ये सभी संरचनाएं आपस में जुड़ी हुई हों। संभव है कि कॉस्मिक वेब में पदानुक्रम का केवल एक नहीं, बल्कि कई स्तर हों। जिसे हम सबसे बड़े तंतु मान रहे थे, वे असल में कहीं ज्यादा मोटी रस्सियों या रस्सीनुमा ढांचों के पतले रेशे मात्र हो सकते हैं। महान दीवार ऐसी ही एक रस्सी हो सकती है, और अन्य विशाल संरचनाएं इसके हिस्से या आसपास की कम स्पष्ट रचनाएं हो सकती हैं। यह विचार हमें तथाकथित फ्रैक्टल ब्रह्मांड, फ्रैक्टल यूनिवर्स की अवधारणा तक ले जाता है। फ्रैक्टल एक ऐसी आत्मसमान, सेल्फ सिमिलर संरचना होती है, जो अलग-अलग पैमानों पर एक जैसी दिखती है। एक बर्फ के गोले, स्नोफ्लेक, की कल्पना कीजिए। उसकी हर किरण पूरे स्नोफ्लेक के आकार को दोहराती है, और किरण पर मौजूद हर शाखा
उस किरण के आकार को दोहराती है। पिछली सदी के 70 और 80 के दशक में कुछ ब्रह्मांड विज्ञानियों ने अनुमान लगाया था कि ब्रह्मांड फ्रैक्टल सिद्धांत पर आधारित हो सकता है। जैसे किसी क्लस्टर में आकाश गंगाओं का वितरण एक सुपर क्लस्टर में क्लस्टरों के वितरण जैसा होता है और यह अनंत तक चलता रहता है। ऐसे ब्रह्मांड में संरचनाओं के आकार की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती और ब्रह्मांडीय सिद्धांत कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल लागू नहीं होता। हालांकि बाद के और अधिक सटीक अवलोकनों जैसे कि स्लोन सर्वेक्षण स्लोन सर्वे ने दिखाया कि ऐसा नहीं है। कुछ 100 मिलियन प्रकाश वर्ष से अधिक के पैमाने पर फ्रैक्टल संरचना टूटती हुई प्रतीत हुई और ब्रह्मांड एक समान होमोजेनस हो गया। लेकिन महान दीवार की खोज एक बार फिर हमें इस विचार पर लौटने के लिए मजबूर करती है, भले ही यह एक संशोधित मॉडिफाइड रूप में हो। संभव है कि ब्रह्मांड सख्ती से फ्रैक्टल न हो, लेकिन यह पूरी तरह से एक समान भी नहीं होता। हो सकता है कि पदानुक्रम के अलग-अलग डिस्क्रीट स्तर मौजूद हों और हमने अभी-अभी उनमें से सबसे ऊपरी स्तर की खोज की है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल तरीके से व्यवस्थित है। यह महज एक समान स्पंज नहीं है, बल्कि एक जटिल, बहुस्तरीय, मल्टीलेयर्ड संरचना है, जिसके नियमों को हमें अभी समझना बाकी है। और हर नई खोजी गई महासंरचना उस विशाल पहेली का एक और टुकड़ा होगी, जिसे हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेट वॉल की खोज और इससे जुड़ी बहस वैज्ञानिकों पर, यानी विज्ञान के मानवीय पहलू पर कैसा असर डालती है। यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया, साइंटिफिक प्रोसेस, असल में कैसे काम करती है। यह अज्ञान से ज्ञान तक पहुंचने का कोई सीधा सपाट मार्ग नहीं है, बल्कि यह विवादों और विरोधाभासों से भरा एक तूफानी सफर है। एक तरफ उन वैज्ञानिकों का समूह है जिन्होंने यह खोज की है। वे अपनी बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने ढेरों परीक्षण किए हैं और अपने निष्कर्ष प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हैं। उनके लिए ग्रेट वॉल एक ऐसी सच्चाई है जिसे समझने की जरूरत है। वे खुद को ऐसे खोजकर्ता मानते हैं जिन्होंने क्षितिज से परे झांका है और कुछ ऐसा देखा है जो दुनिया के बारे में हमारी समझ को बदल देगा। वे सम्मेलनों में, शोध लेखों में और अपने सहयोगियों के साथ होने वाली बहस में अपनी बात को जोरदार तरीके से रखने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ वैज्ञानिक समुदाय है जो स्वभाव से रूढ़िवादी होता है, और यह अच्छी बात है। विज्ञान को हर सनसनीखेज दावे को यूं ही स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। इसका काम है हर चीज पर संदेह करना, जांच करना और दोबारा जांच करना। संदेह करने वाले स्केप्टिक्स जरूरी नहीं कि इस खोज को गलत साबित करना चाहते हो। वे केवल इसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करना चाहते हैं। वे कार्यप्रणाली मेथोडोलॉजी की कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं। वैकल्पिक स्पष्टीकरण ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस सुझाते हैं और नए स्वतंत्र प्रमाणों की मांग करते हैं। यह प्रक्रिया पहले खोज करने वालों के लिए निराशाजनक हो सकती है, लेकिन विज्ञान के स्वास्थ्य के लिए यह नितांत आवश्यक है। यह एक फिल्टर की तरह काम करता है जो गलतियों, आकस्मिक संयोगों और जल्दबाजी में निकाले गए निष्कर्षों को अलग कर देता है और केवल सबसे विश्वसनीय और परखे गए तथ्यों को आगे बढ़ने देता है। और बात इन दोनों ध्रुवों के बीच ज्यादातर वैज्ञानिक हैं जो इंतजार की नीति अपनाए हुए हैं। वे मानते हैं कि यह खोज दिलचस्प है और यह मानक मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल में एक संभावित समस्या की ओर इशारा करती है, लेकिन वे तब तक पाठ्य पुस्तकों को बदलने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि और मजबूत सबूत न मिल जाए। वे पूरी बहस पर नजर रख रहे हैं, नए डेटा का इंतजार कर रहे हैं और शायद वे खुद भी भविष्य में ऐसे अवलोकन की योजना बना रहे हैं जो इस रहस्य पर प्रकाश डाल सके। ये कहानी यह भी दर्शाती है कि आधुनिक विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मकता, इंटरडिसिप्लिनैरिटी कितनी महत्वपूर्ण है। ये खोज अवलोकन करने वाले खगोल भौतिकविदों ने की, लेकिन इसे समझाने के लिए ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, कण भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी के सिद्धांतकारों की जरूरत है।
डेटा की प्रामाणिकता आंकने के लिए सांख्यिकीविदों की जरूरत है और नए, बेहतर दूरबीन बनाने के लिए इंजीनियरों की आवश्यकता है। ग्रेट वॉल का रहस्य विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के सैकड़ों लोगों के प्रयासों को एक साथ जोड़ रहा है और निश्चित रूप से ऐसी खोजें आम जनता के बीच जबरदस्त दिलचस्पी पैदा करती है। वे हमारी कल्पना को जगाती है, हमें ब्रह्मांड की संरचना, अकेलेपन या ज्ञात सीमाओं से परे क्या है जैसे मौलिक प्रश्नों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। वे दिखाती हैं कि विज्ञान पाठ्य पुस्तक के शुष्क तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि रहस्यों और अप्रत्याशित मोड़ों से भरा एक जीवंत, रोमांचक, साहसिक कार्य है। और अगर अंततः यह पता भी चलता है कि ग्रेट वॉल महज एक सांख्यिकीय त्रुटि थी, तब भी इस पर हुई चर्चा ने वैज्ञानिकों को अपने मॉडलों पर नए सिरे से विचार करने और ब्रह्मांडीय सिद्धांत को परखने के नए तरीके विकसित करने के लिए प्रेरित करके बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया है। आइए हम बहुत दूर के भविष्य में झांकने की कोशिश करते हैं। निरंतर फैलते ब्रह्मांड में ग्रेट वॉल जैसी विशाल संरचनाओं का क्या होगा? ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे ब्रह्मांड का भविष्य ठंडा और एकाकी बुढ़ापा होगा। डार्क एनर्जी, वह रहस्यमय शक्ति जो आकाश गंगाओं को दूर धकेल रही है, समय के साथ और भी हावी होती जाएगी। हम पहले ही देख चुके हैं कि दूर की आकाश गंगाएं हमसे प्रकाश की गति से भी तेज रफ्तार से दूर जा रही है। यह सापेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि यह अंतरिक्ष, स्पेस ही है जो फैल रहा है। इसका मतलब है कि हम इवेंट होराइजन, घटना क्षितिज वाले ब्रह्मांड में जी रहे हैं। इस क्षितिज के पीछे की आकाश गंगाओं से आने वाला प्रकाश हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। समय के साथ विस्तार में तेजी आने के कारण यह क्षितिज और करीब आता जाएगा। जिन आकाश गंगाओं को हम आज देखते हैं, वे एक एक करके इसके पीछे ओझल हो जाएंगी। 1 खरब 100 अरब वर्षों में हमारी आकाश गंगा का कोई भी पर्यवेक्षक केवल हमारी लोकल ग्रुप, स्थानीय समूह की आकाश गंगाओं को ही देख पाएगा, क्योंकि वे गुरुत्वाकर्षण से बंधी होंगी और फैलेंगी नहीं। बाकी सभी आकाश गंगाएं दृष्टि से गायब हो जाएंगी। उनका प्रकाश विस्तार के कारण इतना खिंच जाएगा कि अदृश्य हो जाएगा। हमारे छोटे से द्वीपीय समूह के बाहर का ब्रह्मांड पूरी तरह से काला और खाली हो जाएगा। तो फिर उस विशाल दीवार का क्या होगा? वह भी डार्क एनर्जी की इस सर्वविजयी शक्ति का हमेशा के लिए विरोध नहीं कर पाएगी। हालांकि इसके भीतर के सुपर क्लस्टर गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं, लेकिन पूरी संरचना शायद नहीं। 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी इतनी ज्यादा है कि गुरुत्वाकर्षण इसे एक इकाई के रूप में नहीं रख सकता। इसलिए अंतरिक्ष का यह त्वरित विस्तार धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से इसे टुकड़ों में फाड़ देगा। दीवार बनाने वाले सुपर क्लस्टर एक दूसरे से दूर हटने लगेंगे और ब्रह्मांडीय क्षितिज से परे चले जाएंगे। खरबों वर्षों के बाद इस विशाल स्मारक का कोई निशान नहीं बचेगा। यह फैलते हुए शून्य, वॉइड में विलीन हो जाएगा। यह एक काफी उदासी भरा दृश्य है। हम एक अनोखे ब्रह्मांडीय युग में जी रहे हैं। हम ब्रह्मांड में इतनी देर से आए कि आकाश गंगाएं और तारे बन सके, लेकिन इतने जल्दी भी आए कि हम अभी भी महाविस्फोट, बिग बैंग के निशान और ब्रह्मांड की विशाल संरचना को देख सकते हैं। भविष्य की सभ्यताएं, यदि वे खरबों वर्षों बाद अस्तित्व में आती हैं, तो वे पूरी तरह से एक अलग दुनिया में रहेंगी। वे केवल अपनी आकाश गंगाओं के समूह को देखेंगी और सोचेंगी कि यही पूरा ब्रह्मांड है। वे न तो महाविस्फोट के बारे में, न ही कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में, न ही कॉस्मिक वेब के बारे में और न ही हेराक्यूलिस कोरोना बोरियालिस की विशाल दीवार के बारे में जान पाएंगी। हमारे वास्तविक मूल और ब्रह्मांड के भव्य पैमाने का ज्ञान उनके लिए हमेशा के लिए खो जाएगा। एक सभ्यता के रूप में ये हम पर एक विशेष जिम्मेदारी डालता है। हम ब्रह्मांड विज्ञान के स्वर्णिम युग के साक्षी हैं। हमें जल्द से जल्द अपने संसार के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करनी होगी, इससे पहले कि वह हमेशा के लिए अंधेरे के पर्दे के पीछे छिप जाए। हर नई खोज, ब्रह्मांड का हर नया नक्शा दूर के भविष्य के लिए
हमारे द्वारा छोड़ी गई एक बोतल में बंद संदेश, मैसेज इन अ बॉटल, है। ये इस बात का प्रमाण है कि अपने युवा और अशांत युग में हमारा ब्रह्मांड वास्तव में कैसा था। अपनी इस यात्रा का सार प्रस्तुत करते हुए आइए एक बार फिर इस खोज के दार्शनिक महत्व पर विचार करें। यह हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान और ज्ञान की वास्तविक प्रकृति के बारे में क्या बताती है। मानव इतिहास में हमने हमेशा अपने आसपास की दुनिया में एक व्यवस्था खोजने की कोशिश की है। हमने सरल और उत्कृष्ट नियमों की तलाश की जो सभी प्रकार की घटनाओं का वर्णन कर सकें। ब्रह्मांडीय सिद्धांत, कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, इसी प्रयास की पराकाष्ठा था। यह हमें ब्रह्मांड का एक आरामदायक और पूर्वानुमानित दृश्य देता था। एक ऐसी जगह जहां कोई अराजकता नहीं है, जहां हर जगह एक ही नियम लागू होते हैं और जहां हमारा कोना किसी अन्य कोने से बेहतर या बदतर नहीं है। लेकिन हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस की महान दीवार, हरक्यूलिस कोरोना बोrealis ग्रेट वॉल, इस आदर्श स्थिति को निर्ममता से तोड़ती है। यह हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड को सरलता और व्यवस्था के बारे में हमारी धारणाओं पर खरा उतरना जरूरी नहीं है। ये अजीब, विषमतापूर्ण, असिमेट्रिक, विसंगतियों और अपवादों से भरा हो सकता है। इसे इस तरह नहीं बनाया गया है कि इसे समझना हमारे लिए आसान हो। यह खोज हमें बौद्धिक विनम्रता सिखाती है। हम अक्सर ये मानने लगते हैं कि हमारे वर्तमान सिद्धांत अंतिम सत्य है, ज्ञान का शिखर है। लेकिन विज्ञान का इतिहास बताता है कि हर अंतिम सिद्धांत देर सबेर सिर्फ एक सन्निकटन, अप्रोक्सीमेशन साबित होता है, जो गहरी समझ की ओर बढ़ाया गया एक कदम है। न्यूटन के सिद्धांत की जगह आइंस्टीन के सिद्धांत ने ले ली, इसलिए नहीं कि न्यूटन गलत थे, बल्कि इसलिए कि उनका सिद्धांत केवल कुछ सीमाओं के भीतर ही काम करता था। शायद ब्रह्मांडीय सिद्धांत पर आधारित हमारा मानक ब्रह्मांडीय मॉडल भी सिर्फ एक सन्निकटन है, जो कुछ अरब प्रकाश वर्षों के छोटे पैमानों पर तो अच्छा काम करता है, लेकिन जब हम उससे आगे देखते हैं तो टूट जाता है। यह महान दीवार हमारी वर्तमान जानकारी की सीमाओं की ओर इशारा करने वाली एक उंगली है। ये हमसे कहती है, यहां इस रेखा के पार अज्ञात शुरू होता है। आपके पुराने नक्शे अब यहां काम नहीं करेंगे। यह नए विचारों और नई खोजों का समय है। यह निराशा का नहीं, बल्कि उत्साह का कारण है। वह विज्ञान में सबसे उबाऊ बात यह होगी कि हमने सब कुछ खोज लिया हो और सभी सवालों के जवाब दे दिए हों। रहस्य और पहेलियां ही वह ईंधन है जो वैज्ञानिक प्रगति को गति देते हैं। और यह महान दीवार आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान द्वारा सामना किए गए सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यह सुनिश्चित करती है कि खगोलविदों और भौतिकविदों की अगली पीढ़ी के पास करने के लिए बहुत दिलचस्प काम होगा। अंत में यह खोज हमें ब्रह्मांड की भव्यता और विशालता को नए सिरे से महसूस करने के लिए मजबूर करती है। हम सैकड़ों अरबों आकाश गंगाओं में से एक में एक अदृश्य तारे के पास एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं और हमारी यह वास्तविकता स्वयं एक ऐसी संरचना का हिस्सा है जो एक और भी अधिक भव्य निर्माण में केवल एक छोटा सा विवरण है। एक ऐसा निर्माण जिसका आकार और प्रकृति हमारी कल्पना को चुनौती देती है। ब्रह्मांड के सामने अपनी तुच्छता, इनसिग्निफिकेंस का यह एहसास डरावना हो सकता है, लेकिन यह प्रेरणादायक भी हो सकता है। यह हमें सांसारिक चिंताओं से मुक्त करता है और याद दिलाता है कि हम वास्तव में किसी बहुत बड़ी और अद्भुत चीज का हिस्सा है और हमारे पास यह अनूठा अवसर है, भले ही हमारे अस्तित्व के एक छोटे से क्षण के लिए, कि हम इन महान रहस्यों को छू सके और उन्हें सुलझाने का प्रयास कर सके। तो प्रेक्षणीय ब्रह्मांड, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे तक का हमारा यह लंबा और शांत सफर अब समाप्ति की ओर है। हमने देखा कि दूर दराज के मरते सितारों की बेतरतीब चमकें मिलकर कैसे एक अविश्वसनीय संरचना का रूप ले लेती है। हम एक ऐसी संरचना से रूबरू हुए जो इतनी विशाल है कि उसका अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए था। और हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस की यह महान दीवार, हेरक्यूलिस कोरोना बोरियलिस ग्रेट वॉल, सिर्फ आकाश गंगाओं का जमावड़ा मात्र नहीं है। यह अंतरिक्ष की हमारी समझ को खुली चुनौती देती है। ये समरूपता, होमोजेनिटी,
कि उस मौलिक सिद्धांत पर सवाल खड़ा करती है जिस पर 20वीं सदी का पूरा ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी टिका हुआ था। यह हमें सबसे साहसिक और कल्पनाशील विचारों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है, जैसे कॉस्मिक स्ट्रिंग्स के रूप में बिग बैंग के अवशेष या समानांतर ब्रह्मांडों पैरेलल यूनिवर्सेस के साथ टकराव के निशान। हो सकता है कि यह सिर्फ एक सांख्यिकीय भ्रम स्टैटिस्टिकल मिराज हो, महज संयोग या अवलोकन की कोई गलती, या शायद यह पहला वास्तविक प्रमाण है कि हमारा ब्रह्मांड उससे कहीं अधिक जटिल, विविध और रहस्यमय है जितना हमने कभी सोचा था। है ना, ये एक बड़ा मोड़। हमने सोचा था कि हमने दुनिया का एक सामान्य नक्शा बना लिया है, लेकिन ये पता चला है कि इसके परे एक पूरा नया महाद्वीप छिपा हो सकता है। ये कहानी इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि विज्ञान कैसे काम करता है। ये विसंगतियों एनोमलीज से नहीं डरता, बल्कि ये उन्हें खोजता है, क्योंकि हरक्यूलिस कोरोना बोरियलिस ग्रेट वॉल जैसी यही पहेलियां, यही असामान्य वस्तुएं हमें आगे बढ़ाती है, हमें नए सिद्धांत बनाने और नई खोजें करने के लिए प्रेरित करती है। आधुनिक विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक में मेरे साथ गोता लगाने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह यात्रा आपके लिए न केवल ज्ञानवर्धक रही होगी, बल्कि शांतिदायक भी रही होगी। यदि आपको यह पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें, ताकि आप ब्रह्मांड के रहस्यों पर मेरी नई स्लीप लेक्चर्स को मिस न करें। और अब, इससे पहले कि आप पूरी तरह से गहरी नींद में चले जाएं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ग्रेट वॉल की प्रकृति को समझाने वाले सिद्धांतों में से कौन सा आपको सबसे अधिक संभावित या सबसे सुंदर लगता है। क्या यह कॉस्मिक स्ट्रिंग्स है, मल्टीवर्स मल्टीवर्स या कुछ बिल्कुल अलग। शुभ रात्रि, और आपको दूर के संसारों के स्पष्ट सपने आए।